जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कल भारत यूनाइटेड नेशन में दूसरी बार इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को लेकर बोला है। भारत जहां इजराइल और गाजा में हो रहे हिंसा का विरोध किया है, साथ में भारत ने एक अलग फिलिस्तीन राष्ट्र का सपोर्ट भी कर दिया है। इसे लेकर दोस्तों देश में कई सारे लोग भड़क गए हैं जो पहले से इस बात पर भड़के हुए थे क्यों भारत खुले तौर पर इजराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था भारत क्यों इजराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हो तो देख लीजिए, लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जानबूझकर मैं एक पॉइंट को छोड़ दिया था, उस पॉइंट को आज मैं और ज़्यादा फोकस करूंगा। इसके साथ दोस्तों, आप ये फोटो को कई बार देखे होंगे। इस फोटो को शेयर करके बताया जाता है देखो आज से 80-90 साल पहले फिलिस्तीन कैसा था और इजराइल अब लोगों को मार मार कर कितना बड़ा एरिया पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, ये फोटो की सच्चाई क्या है आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश में 15-20% लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा भारत का इंटरेस्ट को ना देखकर अपने धर्म को आगे रखते हैं और उन लोगों का मानना है कि इजराइल एक आतंकी देश है और वो इजराइल के विरोध में कई सारे पॉइंट भी देते हैं। उस पॉइंट में कितना सच्चाई है आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आप अब ये मैप में देखिए, ये रहा 1946 का फिलिस्तीन और ये 2012 का। आप इसे समझ लो ये 2020 या 21 मतलब लेटेस्ट वाला फोटो है। कोई भी इमेज को देखेगा वो बोलेगा हाँ ये तो सही बात है। 70-75 साल पहले फलस्तीन इतना बड़ा एरिया में था, लेकिन 2020 आते आते बस इतने ही कुछ एरिया में सिमट गया है। सच में इजराइल काफ़ी वहाँ अत्याचार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको सामने दिख रहा हो वो सही हो। कभी कभी सच्चाई अंदर छिपी होती है। मेरा मानना है ये सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ज़्यादा जिम्मेदार अरबों ही है, क्योंकि अरब अगर पहले मान जाते तो आज इजराइल इतना बड़ा एरिया पे ज़मीन पर कब्जा नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि इजराइल वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मार भी दिया है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ आपको कुछ मैं आपके जरिए समझाता हूँ। देखिए, ये 1937 में ब्रिटेन का प्लान था। तब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन वालों को कहा सिर्फ 17% एरिया हम यहूदियों को दे देते थे। ये जो एरिया रहा 17% एरिया सिर्फ हम यहूदियों को दे देते हैं, बाकी अरब मुसलमानों के पास रहेगा। लेकिन ये ऑफर को अरब वालों ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ये रहा 1947 में, जब ब्रिटेन इस एरिया को छोड़कर जाने वाला था, तब वो टू नेशन थ्योरी दिया। बोला कि 55% एरिया अरबों के पास रहेगा, यहूदियों के पास रहेगा और 45% एरिया अरबों के पास रहेगा। आप जो ग्रीन एरिया देख रहे हो ये इजराइल को मिलने वाला था, लेकिन ये जो रेड वाला एरिया है ये फिलिस्तीनियों को मिलना था। और बीच में जो यरूशलेम है वो दोनों इसे मतलब दोनों धर्म के लोग इसे मतलब इस एरिया को ऑपरेट करते हैं। लेकिन अरब वालों ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। ना सिर्फ इसे रिजेक्ट किया बल्कि 1948 में इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिए। जब इजराइल पर हमला हुआ तो इजराइल के पास एक ही ऑप्शन था, उस जंग में हिस्सा लेना और खुद को बचाना। और इजराइल वो जंग में अरबों को बुरी तरीके से हराया। और आप दोस्तों जानते हैं उस जंग में कोई भी जीतता, अगर तो मान लो कि उस जंग में इजराइल का हार हो जाता, अगर अरब वो जंग को जीत लेते, क्या वो इजराइल को जो जमीन मिला था उसे वो छोड़ देते? वो क्या वो एरिया पर कब्जा नहीं करते? वो जमीन पर कब्जा करने के लिए ही तो हमला किए थे। लेकिन वो हार गए। तब इजराइल क्या किया, इजराइल उल्टा वो जो बहुत सारे जमीन था वो 1948 में गायब कर दिया और उस एरिया पर अपना कब्जा कर लिया। क्योंकि इजराइल को पता था अगर वो उस एरिया में उसे सर्वाइव करना है तो उसे अपना ताकत का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो वो जीत नहीं पाएगी। इसके बाद सिर्फ 1948 नहीं 1967 और भी कुछ जंग हुए और आहिस्ता आहिस्ता इजराइल जीतते आप देखो 2012-14 तक आते आते इतना बड़ा एरिया पर इजराइल ने कंट्रोल कर लिया। दोस्तों, मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है। जिसके पास पावर रहता है वो हमेशा ऐसा ही करता है। हर कोई देश भारत की तरह नहीं है। आपका सेना जंग जीतते जा रहा हो लेकिन आपका प्राइम मिनिस्टर जाके यूनाइटेड नेशन में बोलेगा कि नहीं ये जंग को रुकवा के यूनाइटेड नेशन ही फैसला करे कौन किसको कहाँ मिलेगा। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। लेकिन इजराइल को देखिए, जब इजराइल के पास पावर नहीं था पिछले 1500 साल में, आप देखो वो कितने एरिया में भटक रहे थे और मार खा रहे थे। अब उनके पास पावर है तो वो इस एरिया में राज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस सब एरिया में जो मुस्लिम लोग थे या फिर लोग थे उसे इजराइल खत्म कर दिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको समझाता हूँ। देखिए, ये रहा वेस्ट बैंक वाला एरिया, ये रहा गाजा और ये रहा इजराइल। अब इजराइल में तकरीबन 9 मिलियन लोग रहते हैं और वेस्ट बैंक में 5 मिलियन लोग रहते हैं, गाजा में 2 मिलियन। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे, वेस्ट बैंक और गाजा में एक भी यहूदी नहीं रहता है। लेकिन इजराइल इस वाला एरिया में तकरीबन 2 मिलियन अरब मुस्लिम रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दो लोग मतलब ये दो एरिया इतना अच्छा है या फिर वहाँ रहने वाले लोग इतना टॉलरेंट है तो वहाँ एक यहूदी क्यों नहीं है? अगर इजराइल इतना बुरा है तो वहाँ 2 मिलियन अरब मुस्लिम पिछले 70 साल में कैसे रह रहे हैं? इसका मतलब और भी है। इजराइल वो जो एरिया पर कब्जा करता है वो एरिया पर तो अपना कंट्रोल ले लेता है, लेकिन वहाँ जो लोग रहते हैं वो अभी भी है। उस एरिया पर कब्जा करने का इजराइल का एक ही मकसद है ताकि
वहाँ से कोई डिस्टर्बेंस फिर इजराइल के ऊपर ना हो। एरिया एक बार वो कंट्रोल में आ गया तो इजराइल वालों ने उसके चारों तरफ बाउंड्री वगैरह बना लेते हैं, तो मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन आप तो जानते हैं ये लोग जहाँ भी रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर तो मानते ही नहीं है। इसलिए मैंने मेरे हिसाब से इजराइल कुछ भी गलत नहीं किया है। क्योंकि हाँ, अभी और एक चीज़ याद है, काफ़ी दोस्तों ने मतलब मुस्लिम दोस्तों ने मुझे कमेंट में पूछे थे वो सब एरिया हम यहूदियों को क्यों दें। मेरा एक सवाल था उनको, क्यों आप नहीं दोगे? अगर ब्रिटेन का टू नेशन थ्योरी यहाँ पे गलत हो जाता है तो वो वही सेम चीज़ आप भारत पाकिस्तान के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते हो? तब तो आपके जो पूर्वज थे वो तो उछल उछल कर वोट देते, नहीं हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हम एक अलग देश चाहिए। तब तो आपने ही बोला था नहीं टू नेशन थ्योरी से मानव अधिकार का उल्लंघन होगा, ये गलत है, हम इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। तब मतलब जब आपको एक चीज कंट्री लेना हो तब आपको टू नेशन थ्योरी सही लगता है, तब आप पाकिस्तान ले लोगे, बांग्लादेश ले लोगे। लेकिन जब आपको एक देश देना होता है तब टू नेशन थ्योरी गलत हो जाता है, तब इजरायली वाले आतंकवादी बन जाते हैं और वो मानव अधिकार का उल्लंघन करते हैं। लेकिन आपके लिए वो रूल फॉलो नहीं होगा। इसके साथ और भी काफ़ी सारे उनका पॉइंट है, दलील है, मैं आपको आगे एक एक करके बताता हूँ। उम्मीद है ये वाला पॉइंट जो मैप वाला सच्चाई है वो आपके सामने आ गया होगा। अभी मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर आता हूँ। दोस्तों, हमारा मुस्लिम भाइयों का दूसरा पॉइंट था इजराइल गाजा पर मिसाइल दागकर, बम दागकर सिविलियन लोगों को मार रहा है। देखिए, मेरा सवाल है, क्या इजराइल पहले गाजा पर हमला कर रहा है? जब गाजा इजराइल के ऊपर रॉकेट दागता है तब इजराइल जवाब में एक की जगह 10 बम गिराता है। अब देखो, अगर इजराइल के पास अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना होता तो जितने भी रॉकेट गाजा की तरफ से दागे गए हैं वो सारे इजराइल के ऊपर गिरता। आप बताओ कितने लोगों की जान जाता उसमें? क्या इजराइल में जो लोग रह रहे हैं उनका मानव अधिकार नहीं है? क्या उनका अपना खुद को डिफेंड करने के अधिकार नहीं है? ये लोगों को भारत से 4000 किलोमीटर दूर जाकर मानव अधिकार दिखता है, लेकिन हमारा कश्मीर पंडितों के साथ क्या हुआ ये लोग नहीं देख पाए। भारत की बगल में पाकिस्तान और बांग्लादेश में नॉन मुस्लिमों के साथ क्या होता है उन्हें वो नहीं दिखाई देता है, ये मानव अधिकार की लिस्ट में नहीं आता है। नॉन मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में जो मुस्लिम रह रहे हैं, अहमदी हो, बलोच हो, हजारा हो, पश्तून हो, उनके साथ कैसे पाकिस्तान आर्मी अत्याचार करता है ये लोगों को नहीं दिखाई देता है। ये लोग कभी भी रोड पर आकर प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है, चीन उइगर के साथ क्या कर रहा है, यमन के साथ सऊदी अरब क्या कर रहा है, कुर्दिश लड़ाकों के साथ टर्की क्या कर रहा है, ये सब दोस्तों ये नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को दोगला कहा जाता है। छोड़िए, मैं आगे और बाकी पॉइंट पर आता हूँ। कल मुझे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट करके बताया था, भाई इजराइल हमेशा जंग के वक्त भारत का मदद किया है, लेकिन आज इजराइल की मुश्किल वक्त में हम खामोश रहकर गलत नहीं कर रहे। देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लो अरब देश मिलकर इजराइल के ऊपर हमला कर रहे होते और इजराइल जंग हार रहा होता, ऐसे समय अगर इजराइल भारत का मदद मांगा होता और भारत मदद नहीं करता तो हम कह सकते थे हाँ भारत गलत कर रहा है। अब इजरायली स्ट्रांगली फ्रंट फुट पे जाकर खेल रहा है, हमारी मदद करने या ना करने से उसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमारा फायदा चुप रहने में है। इसके साथ दोस्तों, रियल लाइफ में कहा जाता है, जो बोलता है कि हर एक मेरा दोस्त है वो किसी का भी दोस्त नहीं होता है, लेकिन डिप्लोमेसी में फायदा उसी में है जो हर एक कंट्री से दोस्ती बनाकर कुछ ना कुछ उससे ले पाए। मैंने आपको कल डिटेल से बताया था, हमारा फायदा इजराइल के साथ भी है और अरब देशों के साथ है। ऐसे में हम एक साइड में जाकर 100% खड़ा नहीं हो सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, जो अब्राहमिक रिलीजन वाले हैं उनके ऊपर तो मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। ये यहूदी हो गए या फिर क्रिश्चियन हो गए या फिर इस्लाम हो गए, ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन का नंबर 1, 2, 3 पोजीशन पे आते हैं। एक पे यहूदी वाले रहे, दूसरे वाले पर क्रिश्चियन आ जाते हैं, तीसरे वाले पर इस्लाम आ जाता है। अब देखो, माना जाता है, मतलब ये कॉमनली माना जाता है, जो तीसरे नंबर वाले हैं वो आज भी 700-800 साल पुराने माइंडसेट में रह रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया में मार खा रहे हैं और दुनिया के लिए उनका कंट्रीब्यूशन 0 है। जो नंबर 2 वाले हैं वो सूट बूट पहनकर दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं और बाकी देशों को लूट रहे हैं। जो नंबर 1 वाले मतलब यहूदी वाले, उनका नंबर सिर्फ 1 करोड़ के आसपास होगा, लेकिन वो ये नंबर 2 और नंबर 3 वालों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर राज करते हैं। अब मैं आपको जो आगे बात बताऊंगा, काफ़ी सारे दोस्तों को ये समझ में नहीं आएगा और उनको ये बात सुनकर शायद बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। देखिए, अमेरिका को पीछे से यहूदी ही कंट्रोल करते हैं। आपको 2 नाम बताऊंगा, ज़्यादा बताकर आपको मैं और कंफ्यूज नहीं करता हूँ। आप जॉर्ज सोरोस और रॉथस्चाइल्ड के बारे में तो जानते होंगे। जॉर्ज सोरोस का इंडिया के ऊपर और प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर क्या मतलब नेगेटिव उनका सोच है वो तो आप कई बार सुने होंगे। उनका रिलीजन यहूदी है। इसके साथ रॉथस्चाइल्ड माना जाता है सिर्फ अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम ही नहीं, दुनिया का वर्ल्ड मैप, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर बड़े बड़े इकोनॉमी को वो पीछे से कंट्रोल करता है। मतलब उसका स्ट्रॉन्ग हैंड है और उसका रिलीजन क्या है? यहूदी। तो ऐसे में हम किसी को आंख बंद कर विश्वास नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट है वो हमारा देश है और हमारा देश में रह रहे लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, कुछ भी हो। हमारे देश में जो 130-140 करोड़ लोग रह रहे हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाहर जितने देश हैं हमें बस एक ही मतलब